हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ रिलेशन देखे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट का, ठीक है ना। आज हम लोग मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मोबिलिटी होता है, इन्हें मूव करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो क्या है, इसको हम लोग म्यू ई से इंडिकेट करते हैं। म्यू ई इक्वल टू वी डी बाई ए, और वी डी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन पढ़े थे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर ई और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बच जाएगा क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे आई इक्वल टू एन ई ए वी टी जस्ट पिछले लेक्चर में, जहाँ पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हम लोग रिलेशन निकाले थे, आई इक्वल टू एन ई ए वी टी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए म्यू ई इक्वल टू वी टी निकाले हैं ना, यहाँ से वी टी कितना हो जाएगा? म्यू ई इंटू ई, वी टी इक्वल टू म्यू ई इंटू ई। यही एक करंट का यहाँ पर मोबिलिटी का टर्म आ गया। तो करंट और मोबिलिटी के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है। अब हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे। ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये सबसे पहले जॉर्ज सेमन ओम के द्वारा रिलेशनशिप बिल्डअप किया गया था, जो कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन था, ठीक है ना। ये कहता है द करंट आई flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its end, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर, स्ट्रेन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, क्या बोला? करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? v है, ठीक है ना। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, हम लोग इसको लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग r बोलते हैं। r इज कांस्टेंट ऑफ और यही हमारा क्या कहलाता है? यही कहलाता है रेसिस्टेंस। ध्यान देंगे, यही क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस, ठीक है। देखिए अब इसका यदि आप ग्राफ खींचेंगे
बी और आई का ग्राफ, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर जो एंगल होगा, सपोज कुछ थीटा एंगल है, ठीक है ना, इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा, क्या होगा, यदि आप ट्रायंगल बना ले यहाँ पर, इधर भी है ये भी, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर में क्या है बी, ठीक है, और बेस में क्या है आई, यही तो आर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इस ग्राफ का स्लोप बताता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये ओम्स लॉ हो गया, और बहुत सारे कंडक्टर हैं जो कि इस तरह का ग्राफ नहीं देता है, ठीक है ना, तो जो इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है। द कंडक्टर which follow Ohm's law is ohmic conductor, and the conductor नॉन ओमिक, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ओमिक हो गया, ठीक है ना। नॉन ओमिक में क्या होगा, इसकी बात करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, या फिर इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा और ये ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग अब रेजिस्टेंस पर इसको क्लियर करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस resistance of a conductor, resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference across its ends to the resulting current, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर, ठीक है। यदि आप इसका यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है ना। यहाँ से बात करें ओम हो गया, इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और 1 ओम जो होता है, यहाँ से वोल्ट बाय एम्पियर ऐसे भी बोल सकते हैं, वी बाय ए, चलिए ठीक है।
यदि आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन निकाल लेंगे, निकाल के देखिएगा ये आ जाएगा ml2 t-3 सॉरी, ठीक है। अब जानते हैं ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब यहाँ फिर से प्रोपोर्शनलिटी आ गया है, आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, R इक्वल टू यहाँ आ जाता है रो, यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो रो आता है, ठीक है। और रो क्या होता है, ये रो रेसिस्टिविटी, रो इज रेसिस्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है ना। R इक्वल टू रो L/A, इसको याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के साथ रेसिस्टिविटी का रिलेशन। रेसिस्टिविटी आया ना, और हम लोग इसके जस्ट पहले पढ़े थे मोबिलिटी, उसके साथ क्या रिलेशन आता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। ये रो रेसिस्टिविटी है ना, तो रो इसका एक उल्टा टर्म आता है 1/सिग्मा, या फिर बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी, एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ध्यान रखेंगे। एंड सिग्मा जस्ट उसका उल्टा कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा आगे। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं I इक्वल टू NEAVD से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग I/A क्या लिख सकते हैं,
NEVD लिख सकते हैं ना। और VD इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू ई इंटू ई, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको लिख सकते हैं NE म्यू ई इंटू ई I/A। ठीक है। और एक टर्म और यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा आपको, J का। J क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, ये हम लोग पढ़ देते हैं अभी। J इक्वल टू I/A। जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी I/A, इसको हम लोग अभी जस्ट देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करके। J इक्वल टू I/A लिख सकते हैं, NE म्यू ई इंटू ई लिख सकते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी इंटू ई है। ठीक है। हम लोग पर देख लेते हैं करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी कैरिंग कंडक्टर I और क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का उसका रेशियो है, J इक्वल टू I/A। ठीक है ना। इसको हम लोग अलग अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि J इक्वल टू I/A लिखें, इसको हम लोग जानते हैं I इक्वल टू NEA VD, I इक्वल टू, यहाँ पर I/A इधर ला सकते हैं, इसको NEVD, ये I/A को हम लोग J बोल सकते हैं, J इक्वल टू NEVD, साथ में करंट डेंसिटी ये दे दीजिए इसको, J इक्वल टू NEVD। ठीक है। और इसको और स्टैंडर्ड टर्म में हम लोग यदि इंडिकेट करना चाहें तो डी वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दीजिए, NE, ये पढ़े थे हम लोग, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से हम लोग J आगे चल रहा है, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE² E/m इंटू टाउ, ये भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इस टर्म में भी लिख सकते हैं। यदि इसको आप रेसिस्टेंस के टर्म में, करंट के टर्म में लिखें तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R, हम लोग जस्ट पढ़े थे अभी। और यहाँ पर हम लोग R इक्वल टू रो L/A जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले, I इक्वल टू V/K, R इक्वल टू रो L/A, अभी जस्ट पिछले कुछ मिनट्स पहले उसमें रेसिस्टिविटी पढ़े थे, रेजिस्टेंस के साथ एक रिलेशन है, वो आप इसको क्या लिख सकते हैं, VA/ρL, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे लिख सकते हैं आप, तो अब बताओ यहाँ पर V/L, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर से I को आप यहाँ पर लिखते हैं, I/A इक्वल टू 1/ρ इंटू V/L, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर I/A क्या है, J है, 1/ρ क्या है, इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हो, और V/L कुछ देर पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो J इक्वल टू सिग्मा E, ये भी बोल सकते हो आप। इस सब रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट है, J इक्वल टू सिग्मा E भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, करंट डेंसिटी देखिए हम लोग, जिसको J से इंडिकेट करते हैं।
तो यहाँ पर जे इक्वल टू आई बाई ए लिख दिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आई इक्वल टू एन ई ए वी टी, एक हम लोग इधर लेते आए, जैसे एक इधर लाए ये, तो यही क्या था, ये तो करंट डेंसिटी था। देखिए ध्यान से इसको, ठीक है ना। हम लोग जे इक्वल टू आई बाई पढ़े थे, और जे इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, सिग्मा ई भी पढ़े। अभी जस्ट इक्वेशन हम लोग बिल्डअप किए हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। हम ये दोनों को यदि कंटिन्यू करें, हम लोग ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे बाय सिग्मा, जे इज करंट डेंसिटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्वल टू जे बाय रो, ये भी एक रिलेशन है। या फिर आप सिग्मा है ना, इस सिग्मा का टर्म में आप इसको रेसिस्टिविटी के टर्म में भी ला सकते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय सिग्मा को रो लिख सकते हैं इंटू जे, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो आप इसको लिख सकते हैं जे इक्वल टू ई बाय रो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जे इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हुए हैं, ये एन ई म्यू ई इक्वल टू ई बाय रो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस दोनों को कंबाइन करा के, ठीक है। आप इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो एन ई म्यू ई इक्वल टू 1 बाय रो बोल सकते हैं, तो रो इक्वल टू एन ई 1 बाय एन ई म्यू ई, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस वगैरह सब, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे।